नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है वो है जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग आ गया है और उसके ऊपर लोकसभा ने कमेटी बना दी गई है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आया है वो क्या रहा, उस पर चर्चा करेंगे। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री जी से फ़ोन पे बात की है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका क्या योग है इसमें, इस पर बात करेंगे। ऑल ओवर टैरिफ पे जो 12 तारीख की एक सबसे बड़ा संकट था वो टल गया है, क्योंकि 12 तारीख में क्या होने वाला था कि अमेरिका की और जो चीन की 90 दिन की डेडलाइन थी वो पूरी होने वाली थी, लेकिन वो उसको 90 दिन के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी, लोग बाग कह रहे थे कि अब 90 दिन पूरे होने वाले हैं, तो हो सकता है 90 दिन को पूरा होने के बाद अमेरिका इनके ऊपर भी एडिशनल टैरिफ लगा दे। लेकिन अमेरिका चीन से दबा हुआ है, इसलिए अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया और चीन को दे दिया है 90 दिन का एक्सटेंड, कि हम बात करेंगे और 90 दिन के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर भारत से ऐसी क्या नाराज़गी है डोनाल्ड ट्रंप की कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए, जबकि टर्की भी वहाँ से ऑयल एंड गैस खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन देश भी खरीद रहे हैं। केवल भारत से ईगो हार्ट है ट्रंप का, और कुछ नहीं है। ईगो हार्ट क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे। FII DII की नज़र डाल लेते थोड़ा सा। FII ने 1200 करोड़ रुपए की बिकवाली की कल। उसके अगेंस्ट में अगर डाउ फ्यूचर की बात करें, मतलब इंडेक्स वाइज, तो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और हमारे DII की बात करें तो DII ने 5958 करोड़ रुपए की खरीदारी की कल। मतलब ऑल ओवर FII उसे बढ़ने नहीं दे रहे और DII से गिरने नहीं दे रहे। इंडेक्स वाइज जो स्टॉक हैं उनमें मूवमेंट दिख रहा है और कुछ नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कमोडिटी में नज़र डाल लेते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से बाहर कर दिया है गोल्ड को, हम गोल्ड के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो गोल्ड का जो भाव है आज का वो 1 लाख है। 1,03,000 हो गया था, 3,000 टूट गया, सस्ता हो गया, ले सकते हो। चांदी 1,13,000 पे आ गई है, चांदी में भी दबाव देखने के लिए मिल रहा है। हमारा जो रुपया है, रुपया 87 रुपये 69 पैसे पे आ गया है। और बात करें हमारा विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो वो 13 पे आ गया है। विक्स के कारण देखने के लिए मिला आपने कि बाजार इतना ऊपर गया लेकिन वहाँ से फिसल गया। मतलब इसे डेड कैट बाउंस बोलें, या इसे ये मान लें कि 24,350 पर बॉटम बन गया। उसकी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। डॉलर इंडेक्स 99 पे पहुँच गया। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल $66 प्रति बैरल पे बना हुआ है। जो आज है ना, वो बाज़ार के अंदर रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि हमारा जो 24,450 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसको बचा लिया। आज बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी आज 97 पॉइंट गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी 467 पॉइंट गिर के बंद हुआ। और बात करें सेंसेक्स की, तो 368 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया। अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो डाउ फ्यूचर अभी 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। सबसे आज मस्ती में अगर कोई बाजार है तो वह है जापान के बाजार। जापान के बाजार 897 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहे हैं, मतलब टेंशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैंने थर्ड वर्ल्ड वार होने से बचाने जा रहा हूं, और वो इतना भूल चुके हैं कि अलास्का अब अमेरिका में है। वो बात करते करते बोल दे रहे हैं कि मैं रूस जाने वाला हूं अलास्का में, जबकि आज से 150 साल पहले लगभग 62 करोड़ रुपये में रूस से अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था। उनके साथ में खड़े हुए बॉडीगार्ड ने उनको हिंट दिया, बोले अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। हाँ अमेरिका, हाँ मैं अमेरिका में ही मीटिंग कर रहा हूँ 15 अगस्त को। 15 अगस्त का एक इवेंट बचा हुआ है। बाज़ार बढ़ क्यों नहीं रहा, उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है बाज़ार को ना बढ़ने में सबसे मुख्य वजह इवेंट जो थे वो लगभग जा चुके हैं। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी वो जा चुकी है। अब 15 अगस्त में एक इवेंट और ख़त्म हो जाएगा, जो रिजल्ट सेशन है इनकी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त के बाद में कोई भी अपनी कंपनी रिजल्ट नहीं जारी करेगी, 1-2 कंपनी करेगी, तो बाकी नहीं करेगी। आज लगभग 4,594 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है सेमीकंडक्टर को लेकर के। अब ये अच्छी बात है। हालांकि दूसरा मतलब इवेंट जो सबसे बड़ा है वो 15 अगस्त है। हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ। 15 अगस्त में जो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात होने वाली है।
जो जेलेंस्की भी इस चीज़ को भाप गए हैं कि हमारी जो संधि करा रहे हैं ना, इन दोनों बड़े लीडरों को जो बैठा रहे हैं ना, वो मोदी जी बैठा रहे हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व क्यों आज उसे जाना और उसने फ़ोन लगाया और आधा घंटा बात करी कि भाई साहब देखना यार, हमारे से बात नहीं कर रहे, वे दोनों ही बैठ के बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो ट्रम्प बोल दे कि हाँ ठीक है। क्योंकि ट्रम्प के नज़रों में केवल टारगेट एक ही है, वो है नोबेल पुरस्कार। डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार चाहिए, चाहे वो किसी भी हद पे आए, किसी भी उसमें आए, वो तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आज तुम्हारा जो इनने अभी युद्ध शांत कराए हैं, उसमें तुम्हारा ईरान और इजराइल का है, हमास और इजराइल का है। दूसरा भारत और पाकिस्तान को भी अपना श्रेय लेता है कि मैंने कराया है। अब इसमें अगर ये भी युद्ध शांत करा देता है, ये शांति करा देता है, तो उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मतलब अब तो आगे से ही मिलना चाहिए। अगर कंज्यूमर आंकड़े की बात करें, अब जो CPI का आंकड़ा आया, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पे आ गया है। CPI लगभग 2.10 पे थी, 2% के आसपास थी, वो घट के रह गई है 1.5% के आसपास। 1.55 की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका आंकड़ा है। अगर बात करें इसमें ग्रामीण का आंकड़ा क्या है, तो जो ग्रामीणों का आंकड़ा है वो 1 से 1.72 पे था मंथ ऑन मंथ, वो आया है 1.18 मतलब 1.25% के आसपास। जो 1.25 पे था वो 1.25 पे आया है। बात करें अगर शहरी महंगाई की, तो शहरी महंगाई जो इनकी लगभग 2.5% पे थी, वो 2% पे आ गई है। परसेंट वाइज 2.05 है, पहले ये 2.56 थी, तो मतलब 50 बेसिस पॉइंट वहाँ कटौती हुई है। शहरी महंगाई दर 2 बेसिस पॉइंट पे आ गई है, और जो ग्रामीण महंगाई दर है वो लगभग 1.25 बेसिस पॉइंट पे है। अगर बात करें कोर महंगाई की कि कोर इन्फ्लेशन क्या आया है, वो तो ये बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। 4.4 का था, वो घट के 0.4 रह गया है, ये बाज़ार के लिए अच्छा है। अब बात करें कि टैरिफ भारत को क्या हो सकता है। देखो, भारत के ऊपर 27 तारीख तक अभी टाइम है। ये जो नए 25% के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं ना, ये हमारे पास 27 से लागू होंगे, तो 26 तारीख तक भारत के पास में टाइम है बात करने का। ये टाइम वो टाइम है जिस बीच में अमेरिका से वार्ताएं भी होंगी, इस बीच में बड़े बड़े इवेंट भी आएंगे। इसी बीच में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि ट्रंप कुछ भी बोल देगा। अब भारत में देखो क्या है, आपको चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि अगर इस 15 अगस्त आ गया फ्राइडे का, ठीक है, अब 15 अगस्त के बाद में अब आपको सोमवार में सौदे काटने के लिए मिलेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी, सो आ गए। इसे आप डेट कट बाउंस भी मान सकते हैं कि यार बाजार में एक रिकवरी आई, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पहली जब भी रिकवरी आती है, तो पहली रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग आती है, और हाल की आती प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि जो लोग उससे ऊपर के रेट में फंसे हुए होते हैं, सपोज करो तुमने 100 रुपये का कोई शेयर लिया और वो घटका 80 रह गया, 80 से 60 आ गया, तो तुम ये सोचते हो यार ये 80 आ जाए तो मैं इसे बेच दूँ, तो और ये है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन कंपनियों के प्रॉफिट अच्छे हैं, जिन कंपनियों में दम है, उन कंपनियों की टेंशन लेने की बात नहीं। आज अगर बात करें एस्ट्रल के, तो एस्ट्रल के सबसे मतलब ख़राब नतीजे आए, बेहद ख़राब नतीजे आए, वही देखने के लिए मिला, वो टूट गया। सोम डिस्टिलरी के बेहतरीन रिजल्ट आए, आय भी बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़ी है, उसके बाद भी स्टॉक टूट गया। तो ऐसा नहीं है, मार्केट क्या इनरेशनल है। इनरेशनल मतलब ये है कि जिन कंपनियों की बैलेंस शीट में दम नहीं है, वे कंपनी आपको लगेगी यार ये तो ऊपर जा रही है, और जिन कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल टॉप है और लगेगा वो कंपनी नीचे जा रही है, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये चल क्या रहा है, कुछ नहीं है। मार्केट इनरेशनल है। अगर मार्केट रैशनल हो जाएगी, तो जो कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है सभी उन्हीं में पैसा डालेंगे, वही कंपनियां बढ़ेंगी। जिन कंपनियों की बैलेंस शीट खराब है, जिनके प्रोमोटर सही नहीं है, वो कंपनी भागेगी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में मैंने क्या पाया कि एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, उस कंपनी में पिछले 10 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। और अपर सर्किट लगने के पीछे का जो कारण है वो केवल इतना सा है कि उस कंपनी ने अपने आप को स्प्लिट करा है, और वो अभी मतलब ये मान के चलो कि पेनी स्टॉक है। अब वो बताओ, अगर वो स्टॉक 10 की फेस वैल्यू पे था, और वो 10 की फेस वैल्यू पे उदाहरण से मान के चलो आप वो 5 रुपये का था, और 5 रुपये से वो बढ़ के 50 रुपये का हो गया है ना, अपर सर्किट लग के उसका प्राइस 50 रुपये हो गया। उसने क्या करा, अपनी जो फेस वैल्यू थी ना, वो 10 से घटा के 1 की फेस वैल्यू पे ले आए अपने को, और 1 की फेस वैल्यू पे ला के मतलब उसका फिर से प्राइस 5 रुपये हो गया। तो लोग बाग वहाँ पे जब 50 रुपये पे लोग उससे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लोग बाग बेच रहे थे, तो उनने क्या करा, कंपनी ने अपना स्प्लिट अनाउंस कर दिया कि मैं अपने आप को स्प्लिट कर रही हूँ। तो 1 =
एक की फेस वैल्यू पे आ गई, मतलब जिसके पास में अगर उसके 100 शेयर है ना, तो अब उसके पास में ऑटोमेटिक 1000 शेयर हो जाएंगे उसके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो वो जिसका एक शेयर का प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रुपये। तो फिर से लोग बाग इतनी पब्लिक हल्ला, मतलब अपर सर्किट। और वो जिस दिन उसने अनाउंस नहीं किया था उससे पहले उसमें लोअर सर्किट लग रहा था, और जैसे ही उसने अपने आप को स्प्लिट करा तो फिर से अपर सर्किट लग गया। कारण क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, इसका अमाउंट भी बड़ा था। कारण क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने आप को स्प्लिट करती है तो लोगों को, जो समझदार निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, जो कंपनियां नहीं पढ़ता, उसकी नज़रों में वो कंपनी जो है ना वो प्राइस वाइज सस्ती लगने लगती है। वो लगती है यार सस्ती है। भाई घर घर एयरटेल वोडाफोन आइडिया क्यों है, घर घर आइडिया क्यों है? क्योंकि आइडिया का प्राइस सस्ता है, ठीक है। एयरटेल हर आदमी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि एयरटेल का एक शेयर 2000 रुपये का है। कंपनी प्राइस वाइज महंगी है एयरटेल, बट एयरटेल रियल में सस्ती है। और अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया प्राइस वाइज सस्ती है और वो रियल में महंगी है। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, आरपू है नहीं। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, आरपू घटता जा रहा है। और वो तो उसमें जो भंडारे में सब्जी बट रही है तो उसने हाथ कर दिया, वो मिल गया। अगर वोडाफोन आइडिया अपने दम पे चाहे कि मैं टैरिफ बढ़ा दूं, तो उसके जो हर साल मतलब 4 लाख 5 लाख के आसपास हर महीने उसका डाटा आता है क्वार्टरली, 4 से 5 लाख के आसपास वो अपने जो कस्टमर है वो खोती जा रही है। तो अगर वो क्या कर दे, केवल अपना प्राइस बढ़ा दे, टैरिफ मतलब ये मान के चलो रिचार्ज प्लान बढ़ा दे, और जियो और एयरटेल ना बढ़ाए, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि लोग भाग वोडाफोन से अभी तो 5 लाख भाग रहे थे 3 महीने में, अब भागेंगे 25 लाख 5 गुना हो जाएगा। कारण क्या है कि उसकी जो 5G की सेवा है वो भी कुछ चुनिंदा ही शहरों में है। दूसरा, उसका जो वेटिंग टाइम है, जब किसी को आप कॉल करते हो तो वो बहुत देर, अगर आपको बस वोडाफोन आइडिया का सिम है ना, तो टू 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 ऐसे करता है ना, तो ये बता रहा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और जियो का क्या है, जो एवरेज वेटिंग टाइम है जब 3 या 4 सेकंड है, 3-4 सेकंड में कॉल लग जाती है। तो यही कारण है कि जो आरपू है ना, आरपू एयरटेल का ज़्यादा है। एयरटेल का ज़्यादा है क्योंकि उसके पास में नंबर ऑफ़ बिज़नेस ज़्यादा है। देखो जैसे एयरटेल सिम से भी कमाती है, और देशों में तो काम है ही, उसके पास डीटीएच सेवा भी है, उसके पास में वाईफाई की सुविधा भी है, उसके पास में एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, उसके पास अन्य सोर्स ऑफ इनकम भी है। भाई किसी आप दोस्त को अगर चॉइस करते हो कि मैं इस दोस्त के साथ में उठूँगा बैठूँगा या नहीं बैठूँगा, उसके पीछे उसका बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट क्या होती है कि भाई ये दारू तो नहीं पीता, ये साल में कितने कमाता है, उसके बाद खर्चा कितना करता है। अब आप ऐसा समझो, आपका एक फ्रेंड है, वो साल भर में 1 लाख रुपए उसकी महीने की इनकम है, एक साल में 12 लाख रुपए वो कमाता है, ठीक है। और उसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है अपना खुद का, अपने परिवार का, मतलब वो अगर कुछ इन केस मेडिकल का कोई पॉलिसी बनी तो वो अपने परिवार को हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा और बड़ा दिक्कत नहीं होगी, इलाज हो जाएगा। उसका खुद का टर्म इंश्योरेंस है, अगर वो इन केस इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बच्चों की सेफ्टी के लिए। उसके पास में अपनी खुद की गाड़ी है, ज़मीन है, सब चीज़ है। एक दोस्त तो आपका ऐसा है जो ऐसा अपनी लाइफ में लाइफ सेटल है, उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका फ्रेंड ऐसा है, वो महीने में कमाता है 8 से 7 हज़ार रुपये बस, और उसके महीने के खर्चे हैं 15 से 16 हज़ार रुपये। मतलब एक तरफ मैंने एयरटेल को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ खड़ा कर दिया वोडाफोन आइडिया को, बस कंपनी का नाम नहीं लिया, ठीक है। वो साल में महीने में कमा रहा 8 हज़ार रुपये, आप इसे साल मान लो, और खर्च कितने कर रहा है, 12,000 15,000 खर्च कर रहा था, उसे 8,000 की और ज़रूरत पड़ेगी, वो 8,000 रुपये हर साल मतलब कर्जा ले रहा सामने वाले से। हर चीज़ उसमें गलत है, मतलब उसके पास में कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। जब उसका जो कर्जा, जिस लोगों से उन्होंने कर्जा लिया, जब उन लोगों को वो कर्जा नहीं दे पाता तो वो अपने घर का कुछ सामान उठा कर दे देता है। बोले यार एक काम कर, बोला हाँ तेरे से कितने लिए थे, बोले यार 2,000 रुपये लिए थे, बोले यार मैं दे नहीं पा रहा, नो ना एक काम कर यार ये सिलेंडर तू रख ले। तो जैसे कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को कर्ज दिया, सरकार को कर्ज नहीं दे पाई तो उन्होंने अपनी इक्विटी दे दी। जो वहाँ के प्रमोटर हैं आदित्य बिरला ग्रुप, वो पैसे में कम नहीं है, उनके पास में पैसे की कमी नहीं है, पर वो अपनी कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं लगाना चाह रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार की मजबूरी है, 49.कुछ% का हिस्सा सरकार का है। आज अगर 1 लाख करोड़ रुपए डूबते हैं तो 1 लाख करोड़ में 50,000 करोड़ सरकार के डूबेंगे, मेरे नहीं डूबेंगे। और उसमें भी फिर 2-3 इक्विटी होल्डर हैं, ठीक है, वो का डिफरेंट हो जाएगा। बात करें मार्केट की, मार्केट इनरेशनल है। सोम डिस्टिलरी का रिजल्ट अच्छा आया, फिर भी गिरा। कंपनी मार्जिन भी बढ़े, आय भी बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपनी को रिजल्ट देख कर लगे कि यार ख़राब है।
और जो कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, अब टाटा मोटर्स के JLR को लेकर के रिजल्ट खराब है, उसके बाद टाटा मोटर्स का कल शेयर बढ़ा। तो ये रिकवरी जो है ना, ये केवल शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं है। जब तक बाजार ऊपर 24,850 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर दे, अपने आप को सस्टेन नहीं कर दे, और पॉजिटिव खबरों के साथ में, इस जो पॉजिटिव खबर होती है ना, उनको बोलते हैं हम कि मार्केट को लेके मूवमेंट क्या बना हुआ है, पता चले। जैसे टेक्सटाइल को लेकर के अभी जो ज्वेलरी है, डायमंड से रिलेटेड है कारोबार है, इन कारोबार से टैरिफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिन बिजनेसेस को टैरिफ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे वाटर साइकिल से रिलेटेड कंपनियां हैं, EMS, मतलब किसी कंपनी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल है, मान लो वो कोई मरीज तो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई कंपनी है यहाँ पे मतलब किसी सरकार के थ्रू वाटर रिसाइकिल कर रही है, गंदा पानी साफ पानी में प्योरीफाई कर रही है, तो उसका टैरिफ से क्या लेना देना है। बट मशीनरी वगैरह जो आएंगी वो आएंगी, उसमें कोई दो मत नहीं है, बट डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब पहली बात तो ये। तो इसलिए घबराए नहीं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप बिजनेस पे फोकस करें। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो टेंशन नहीं लें, आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा, बस शांति रख के बैठे रहें। जैसे चाइना पे अमेरिका नरम पड़ता नजर आया है, हो सकता है 25 तारीख को डेडलाइन है हमारे टैरिफ की, 26 से लागू 27 से लागू होने वाला। ट्रम्प फिर बोल जाए, फिर बोल दें कि नहीं नहीं माय फ्रेंड मोदी मैं सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि उनका एक अपना रसूल है कि वो अपने वसूल पे कभी कायम नहीं रहते। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पलटने वाले नेताओं में माना जाता है तुम्हारा जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, और अमेरिका में ये खिताब केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप के नाम है। वो अपनी बात पे कभी कायम नहीं रहते, वो कभी भी पलट जाते हैं कुछ भी बोल के। तो इसलिए घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, ये लाइफ को द पार्ट है। एक कहावत है विजय केडिया जी की कि धीरे धीरे रे बना और धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये साथियों कि जब हम किसी पौधे को, कोई मतलब अमरूद हो, आम हो, जाम, कोई भी पौधा हो, जब हम उसे लाते हैं तो वो तत्काल फल नहीं देता, हमें उसमें समय समय पर खाद पानी उसे बड़ा करना होता है। लेकिन जब वो एक समय पर बड़ा हो जाता है तब वो फल देता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपको अच्छी कंपनियां फंडामेंटली अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के चुपचाप लेके बैठना है, ज़्यादा उधम मचाना नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली मार्केट में उलझ जाओगे अगर ज़्यादा उलझे तो। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा अब तो मैं बोलता नहीं हूँ, पहले बोलता था कि आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, हमेशा पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।